हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1। ये सपोर्ट मटेरियल से ही पढ़ेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट्स दे रखा है यहाँ पे, घटनाएं हैं, ठीक, और इसके तत्व, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्ज़रलैंड आदि उस रूस में नहीं थे। कह रहे हैं कि 18वीं सदी में जो रूस में नहीं थे, जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था। जैसे हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, उसमें पोल में, कि जो संघ व्यवस्था थी उसमें ये ऐसे ही राज्य थे। ये छोटे छोटे राज्य थे जिनका खुद का शासन था, अपना ही व्यवस्था ही चलती थी। लेकिन ये 18वीं सदी के बाद, ये बाद में आके ये सब रूस में मिल गए हैं। दूसरा पॉइंट थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। अब ये राष्ट्रवाद की क्या है, पहली अभिव्यक्ति थी। 1789 में ये हुई थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। यहाँ से मतलब लोकतंत्र की एक तरह से नींव डाली गई थी। फ्रांसीसी क्रांति जब शुरू हुई तो यहाँ से लोगों को सत्ता सौंपी गई थी कि लोग इसमें अपनी सत्ता व्यक्त करें, अपना शासन अपने अनुसार चलाएं, लोग जैसे शासक को चुनें। धीरे धीरे यहाँ से बदलाव आया था। इसी क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। इससे पहले क्या था कि इस क्रांति से पहले क्या था कि एक राजा का ही शासन चलता था, राजतंत्र एक तौर से चलता था। इस क्रांति के बाद धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। 1804 की नेपोलियन संहिता, इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जैसे पहले जो दिया जाता था, जन्म से 4 स्टेट थे, पादरी वर्ग और जो उनसे छोटे स्टेट, 3 स्टेटों में जो बांटे गए थे, ये सारी चीज़ उन्होंने कर दिया कि मतलब जो छोटे स्टेट वाले हैं वो अपना काम करेंगे, पादरी वर्ग जो टैक्स नहीं देंगे, और चर्च वाले, इन सबको क्या किया, इन्होंने ख़त्म कर दिया नेपोलियन ने। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। अब इन्होंने क्या किया कि इसको समाप्त तो किया और साथ में संपत्ति का अधिकार भी सुरक्षित किया। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। जो क्रांतिकारी फ्रांस में जो उदारवादी प्रजातंत्र आया, ये पहला बदलाव था। वहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों का था जिनके पास संपत्ति थी। अब यहाँ पे इन्होंने ये नियम लगा दिया, जिनके पास धन संपत्ति होगी वही वोट डालेंगे, वही चुने जाएंगे, वही मतलब नेता बन सकते हैं या उसमें लीडर बन सकते हैं। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। जिनके पास पैसा नहीं, संपत्ति नहीं, उन्हें ना ही वोट डालने का अधिकार था, ना ही वो राजनीति में आ सकते थे। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। जो जैकोबिन शासक थे उनके समय में थोड़े ही समय के लिए क्या था कि इनको अधिकार प्राप्त था। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई। अब जब नेपोलियन आए तो उनकी जो संहिता उसी लागू कर दिया गया वापस से, और उसमें महिलाओं और पुरुषों को अलग कर दिया गया जिनके पास धन नहीं था। महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया। अब जो हुआ, इस महिलाओं को क्या किया, उनके अधीन कर दिया गया, अपने पिता के अधीन, और शादी के बाद अपने पति के अधीन कर दिया गया था। इससे उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। वियना कांग्रेस 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। अब ये सारे जो राज्य थे, इन्होंने मिलकर क्या किया, एकजुट होकर नेपोलियन को हराया, के प्रतिनिधित्व यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए थे। ये जगह का नाम है वियना, और ये इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। ये वियना कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, जिसमें इनकी नेपोलियन को हराने के बाद इन्होंने एक समझौता किया, सारे इकट्ठा हो गए, तो इकट्ठा हुए तो इनकी मीटिंग हुई। वहाँ से ये अध्यक्षता जिसने की थी वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ड्यूक मैटरनिक ने।
वारसाय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। विलियम प्रथम को 1871 में जनवरी में यहाँ का जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। 1816 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। ये सारे पॉइंट है, इसको याद कर सकते हो, यहाँ से अच्छे से याद रखना। 1816 में जो है इमैनुअल द्वितीय को यहाँ का राजा, इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। अगली हेडिंग है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। अब जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन चले उसमें महिलाओं की क्या क्या भूमिका थी। राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्य जैसे कि फ्रांस, इटली की औरतों ने सक्रिय योगदान दिया। अब इसमें आंदोलन में क्या हुआ, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए। अब यहाँ से महिलाओं ने क्या किया, आगे निकल के अपने बढ़ चढ़ के भाग लेने शुरू कर दिए। अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शनों में भी भाग लिया। संगठन भी बनाए और प्रदर्शनों में भी भाग लिया। इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं मिला। उन्होंने इतना मतलब समाज के लिए बढ़ चढ़ के भाग लिया और प्रदर्शन भी किए, अपना न्यूज़पेपर भी बनाया। उन्होंने इतना करने के बाद भी समाज में आंदोलन किया, फिर भी उन्हें क्या है, मताधिकार नहीं मिला। वोट डालने का मतलब अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, वर्ड हैं जिनको समझाएगा। जैसे कुलीन वर्ग, ये ज़मीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीपों का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। कुलीन वर्ग जो ज़मीन के मालिक होते थे, इनके पास क्या होता, जायदाद बहुत होती थी। निरंकुशवाद, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। मतलब जब भी होगा वही राजा बनेगा, उसी के मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनेंगे, कोई उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। उदारवाद यानी लिबरलिज्म, शब्द लातीनी भाषा के मूल शब्द लिब्रे का पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। जो नए लोग थे जो चाहते थे स्वतंत्र होना, उनके लिए इसका अर्थ सिर्फ क्या था, कानून के समक्ष क्या है, लोगों की समानता होनी चाहिए। जनमत संग्रह, जनमत मतलब लोगों का जो उनकी सोच है वो एक जगह होनी चाहिए। संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए किया जाता था, उसे हम जनमत कहते हैं। और रूढ़िवाद ऐसा एक राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है, उसे हम रूढ़िवाद कहते हैं। जैसे काफ़ी समय से एक ही परंपरा चली आई होती है, कहते हैं ना, बाप दादाओं से एक ही परंपरा चली आई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी है। ये बदलाव नहीं चाहता, पहले जो चली आई थी परंपरा वो भी आज मान रहे हैं, तो उसे रूढ़िवादी परंपरा कहते हैं। बिटोपिया कल्पना दर्श, एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। मतलब ऐसी थिंकिंग, ऐसे मतलब सपना देख लेना जो जल्दी साकार ना हो सके, असंभव सा लगे सबको, तो उसको कहा जाता है कल्पनादर्श या यूटोपिया। रोमानीवाद, अगली हेडिंग, अगला वर्ड है रोमानीवाद, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्र भावना का विकास करना चाहता हो। रोमानीवाद मतलब मिलजुल के एक राष्ट्रवादी भावना हो जिसके अंदर, उसको कहते हैं रोमानीवाद। नारीवाद, स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवादी है, इसे कहते हैं नारीवाद। मतलब पुरुषों के समानता, उन्हें काम करने का अधिकार हो, शिक्षा लेने का और संपत्ति का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सब अधिकार उन्हें बराबर मिले, तो उसे कहते हैं नारीवादी व्यवस्था। जुंकर्स, प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल हैं। जो बड़े बड़े जमींदार शामिल थे उसमें जुंकर्स उसे कहा जाता है। जॉल्वेराइन, यह एक जर्मनी शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मनी राज्य शामिल थे। शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मनी के लोग थे,
वो राज्य जो थे इसमें शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो पहले 20 से भी अधिक थी। यहाँ संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है। अब क्या है, इन्होंने मुद्राओं की संख्या भी 2 कर दी गई। इससे पहले क्या थी, वो 20 से भी ज़्यादा मुद्राएं थी, अब समान मुद्रा हो गई। तो ऐसे क्या हो गया कि अब ज़्यादा मुद्राओं का लेन देन करने में दिक्कत नहीं होती थी। अब एक ही प्रकार के अगर पैसे हैं तो वो आराम से पूरे राज्यों में लेन देन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, इससे इन्हें आसानी मिलती थी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की। ज्यूसेppe मैस्तिनी, इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसे यंग इटली नामक आंदोलन चलाया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि यंग इटली नामक जो आंदोलन किसने चलाया था, जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे। जो ये थे ज्यूसेppe मैस्तिनी, जो राजतंत्र का क्या है, घोर विरोधी था। इसने आंदोलन जो चलाया था उसको क्या कहा जाता था, यंग इटली। गैरिबाल्डी, इटली का महान क्रांतिकारी जो मैस्तिनी का सहयोगी व समकालीन था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की, जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया था। कौन सी सेना से उसने ऑस्ट्रिया को हराया था, तो यहाँ पे दिया है आपको, लाल कुर्ती नामक सेना उसने बना के ऑस्ट्रिया को हराया था। इसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए। कावूर में इटली का विस्मारक माना जाता है। कावूर को इटली का विस्मारक माना जाता है। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया था। जो ये प्रधानमंत्री था कावूर, इसने क्या किया था, इटली में अपने राज्य को मिला दिया था। विस्मार्क जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई थी। उसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो जर्मनी में जो एकीकरण का काम किसने किया था, विस्मार्क ने। अब प्रतीकों के अर्थ देख लेते हैं। कुछ इसमें प्रतीक दिए हुए थे। टूटी हुई बेड़ियाँ, आज़ादी मिलना। टूटी हुई बेड़ियों का क्या मतलब था, आज़ादी मिलना। बाज छपा वाला कवच, जैसे कि उनके ऊपर जो कवच था उस पर बाज छपा होता था। तो जर्मनी समुदाय के प्रतीक की शक्ति है। जर्मनी के जो समुदाय थे उनकी शक्ति को प्रदर्शित करता है। बलूत पत्तियों का मुकुट, वीरता। बलूत पत्तियों का मुकुट जो कहते थे उसको वीरता के तौर पे सिंबल एक तरह से कहा जाता था, मुहावरे तौर पे। तलवार, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून, शांति की चाह। जैतून की डाली जो उस पर लिपटी होती थी तलवार पे, तो शांति की चाह रखते थे। काला लाल सुनहरा तिरंगा। 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिससे जर्मनी राज्यों के ड्यूकस ने प्रतिबंधित करा दिया। उगते सूर्य की किरणें। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात। जब सूरज उगता है तो नए दिन की शुरुआत होती है। इसी तरह से इसने भी नए युग की शुरुआत को भी प्रदर्शित किया था, किससे, उगते हुए सूरज की किरणों से। इसी के साथ इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ये सारे खत्म होते हैं और आता है 1 नंबर वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रेडरिक सरियू कौन था। फ्रेडरिक सरियू कौन था, तो फ्रेडरिक सरियू था फ्रांसीसी चित्रकार। फ्रांसीसी चित्रकार, ठीक। तो इसका आंसर ये हो गया, फ्रांसीसी चित्रकार। अर्नस्ट रेनन कौन था। अर्नस्ट रेनन कौन था, तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक।
अगला क्वेश्चन, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। जर्मन राष्ट्र का जो रूपक था वो क्या था और किस बात का प्रतीक था, तो ये था जर्मेनिया। जर्मन राष्ट्र का जो रूपक था वो था जर्मेनिया, जर्मेनिया था। और जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था, प्रतीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मॉन्टेस्क्यू ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये उसको अधिकार कह सकते हैं, अधिकार विभाजन। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन से विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। तो ये फ्रांसीसी क्रांति है जिसको पहली अभिव्यक्ति माना जाता है, फ्रांसीसी क्रांति को। ठीक, विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना गया, तो वो थी फ्रांसीसी क्रांति, जहाँ से यहीं पे शुरुआत हुई थी लोकतांत्रिक की, कह सकते हैं, बदलाव किया गया था, राजतंत्र में बदलाव आया था। जॉल्वेराइन क्या था, तो जॉल्वेराइन क्या था, ये संघ था, शुल्क संघ था, जैसे टैक्स वसूलना इन सब में ये संघ था, शुल्क संघ। ठीक, किस प्रकार उसने जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक माना गया था, तो ये 1834 में इसने कुछ किया था। क्या किया था इसने, यहाँ जो 30 मुद्राएं थी उसको 2 कर दिया था। ठीक, 2 मुद्राओं में परिवर्तित कर दिया था। ठीक, और क्या किया था इसने, शुल्क अवरोध को, जो अलग अलग राज्यों में शुल्क अवरोध था उसको भी खत्म कर दिया था। शुल्क अवरोध हटा दिए थे, समाप्त। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मैथ्सनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो 2 भूमिगत कौन कौन से थे, पहला है यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। ये 2 संगठन थे। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनैतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किया। तो कौन सी ताकत उभर के आई थी, राष्ट्र राज्य का उदय, राष्ट्र राज्य का उदय जो था इसी ने बदलाव किया था। बाल्कन क्षेत्र के निवासी को क्या कहा जाता था, स्लाव। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई, सुनो, 1815 में वियना कांग्रेस आयोजित की गई थी। 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है, जो 1815 में जो वियना संधि हुई थी ये किसका संबंध रखती है, इससे किससे संबंध रखती है, तो ये ड्यूक मैटरनिक से, ड्यूक मैटरनिक से संबंध रखती है 1815 की संधि। ठीक, नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। नेपोलियन युद्धों के दौरान बदलाव हुए थे उसको खत्म करना किस संधि के दौरान हुआ था, तो ये भी क्या था, वियना संधि, वियना संधि ये रहा। ठीक, वियना संधि के दौरान ही ये सारे बदलाव को खत्म किया गया था। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, इसको ज़रूर याद कर लेना। किसने कहा था? तो ये वही है, मैटरनिख। मैटरनिख ने कहा था कि अगर फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? कौन सी संधि थी जिसने यूनान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो कॉन्स्टेंटिनोपल संधि थी ये, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि थी जिसके दौरान ये मान्यता प्राप्त मिली हुई इन्हें। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट थे उनके विरुद्ध आंदोलन किसने किया था? तो वो वॉल्फटोन थे, वॉल्फटोन ने। ठीक। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो ये तो सभी जानते हैं, न्याय का प्रतीक है। सुनाए ना डायलॉग, कानून अंधा होता है, तो वही चीज़ है। इसी के साथ 1 नंबर के क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।